पिछले वीडियो में हमने मैकियावेली के जीवन के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में उसके आइडियाज़, प्रिंस को उसकी सजेशन या राज्य के बारे में उसके विचार या मोरालिटी के बारे में उसके विचार हम पढ़ चुके हैं। तो उन सभी विचारों के आधार पर हम देखेंगे कि मैकियावेली को पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है। जो आइडियाज़ हमने पढ़ चुके हैं उन्हीं के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि मैकियावेली आधुनिक युग का पहला राजनीतिक विचारक था। और फिर हम बाद में इसकी क्या कमियां इनके लेखन में रही हैं, इनके विचारों की क्या आलोचना होती है, उनको पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली को पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक किन आधारों पर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। एक तो डिस्कार्डेड द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ, उसने नेचुरल लॉ के आइडियाज़ को, जो हम थॉमस एक्विनास में या मेडिवल एज में या हम एंशिएंट एज में पढ़ते हैं, नेचुरल लॉ की जो बात पढ़ते, जो प्रकृति का नियम है, जो किसी ने नहीं बनाए, प्रकृति ने बनाए या दैवीय नियम है, उनकी जो बात होती है, मैकियावेली उन सारे नियमों को नकारता है। आज के आधुनिक विचारों में भी सिर्फ पॉजिटिव लॉ को ही लॉ की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि जो एक संप्रभु द्वारा बनाए जाते हैं और जिनको लागू करने के पीछे एक प्रभुसत्ता शक्ति होती है। तो मैकियावेली ने भी नेचुरल लॉ को नकार दिया था और आधुनिक युग में इसको स्वीकार नहीं किया जाता, यानी कि इसको लॉ की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो इसलिए मैकियावेली पहला ऐसा विचारक था जो नेचुरल लॉ के आइडियाज़ को डिस्कार्ड करता है। दूसरा था फाउंडेशन ऑफ स्टेट ऑन ह्यूमन हैबिट एंड फियर। उसने राज्य का आधार दैवीय शक्ति नहीं बताया, लोगों के पाप पुण्य नहीं बताया, राज्य को नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं बताया, राज्य को व्यक्ति से पहले नहीं बताया, बल्कि उसने कहा कि ये किस पर आधारित है, ये आदमी के स्वभाव और भय पर आधारित है। फिर जिसको आगे चलकर हॉब्स और लॉक ज़्यादा स्पष्ट करते हैं कि राज्य की स्थापना कैसे हुई है, जो ओरिजिन ऑफ स्टेट का जो थ्योरी वो देते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी। तो उसके आधार मैकियावेली से ही शुरू हो गई थी। मैकियावेली ने कहा था कि राज्य का आधार जो है वो मनुष्य की ह्यूमन हैबिट और फियर है। लोगों में व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य की स्थापना की गई है और राज्य को अपने आप को कायम रखने के लिए उसने कहा था कि उसका भय, यानी कि शासक का भय बहुत ज़रूरी है। लोगों की जो आदतें हैं, जो कि उनका जो सेल्फिश नेचर है, अपॉर्चुनिस्ट जो नेचर है, उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। ये विचार मैकियावेली ने सबसे पहले दिया। फिर सेकुलर कैरेक्टर ऑफ स्टेट, उसने राज्य को सेकुलर कैरेक्टर दिया। सेकुलर कैरेक्टर का मतलब उसने कहा, जो हम पहले भी बता चुके हैं, कि राजनीति और धर्म को अलग अलग करना, यानी कि चर्च की सत्ता को और राज्य की सत्ता को अलग अलग किया उसने, और कहा कि राज्य एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, उसको धर्म के मामलों से कोई लेना देना नहीं और धर्म के नियम राज्य पर लागू भी नहीं होते। राज्य का काम लोगों के जीवन में, इस सांसारिक जीवन में जो समस्याएं हैं उनको दूर करना, जो आवश्यकता है उनको पूरा करना, या मनुष्य के जीवन से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं उनको ही डील करने का काम राज्य करता है। जो पारलौकिक है उसको मरने के बाद या मोक्ष प्राप्त करना या दूसरे जन्म में जाना, इस तरह की जो बातें हैं, जो धार्मिक बातें, अलौकिक बातें, उनका राज्य से कोई संबंध नहीं है। न राज्य उनमें इंटरेस्ट लेता, न राज्य का उनसे रुचि, और न उनके दबाव में या उन बातों को ध्यान में रखकर काम करता है। तो सेकुलर कैरेक्टर दिया सबसे पहले मैकियावेली ने, तो ये उसको एक आधुनिक विचारकों की श्रेणी में रखता है। उससे पहले राज्य को चर्च के अधीन रखा जाता था या धर्म के धार्मिक नियमों के अधीन रखा जाता था। आधुनिक युग में ऐसा हुआ था कि चर्च की सत्ता को चुनौती दी गई थी और राज्य को धार्मिकता से बिल्कुल सेपरेशन कर दिया था। आइडिया ऑफ नेशनल एंड टेरिटोरियल स्टेट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ, उसने
एक ऐसे स्टेट का आइडिया दिया जो नेशनल हो। नेशनल का मतलब राष्ट्र भी हो। राष्ट्र एक भावना होती है। जब लोग, एक देश के निवासी अपने देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना रखते हैं, उसके प्रति जो लगाव की, समर्पण की जो भावना यदि उनके अंदर है, तो इसका मतलब उनके अंदर राष्ट्रीयता है, जिसको राष्ट्रीय शब्द से राष्ट्रीयता या नेशनलिटी बना है। अगर ऐसी भावना लोगों के अंदर है तो फिर वो राज्य जो है वो, और राज्य ही नहीं, वो फिर एक राष्ट्र भी बन जाता है। मैकियावेली के टाइम पर, उस टाइम पर राष्ट्र राज्य बनने शुरू हो गए थे। जैसे इंग्लैंड में या फ्रांस में या स्पेन में एक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हो गया था, और जिनकी टेरिटरी जो थी वो फिक्स थी, फिक्स टेरिटरी थी और नेशनलिज्म था, तो दोनों बातें थी। तो मैकियावेली ने भी अपने समय में इन दोनों बातों को ये आइडिया दिए कि नेशनलिटी भी होनी चाहिए और एक टेरिटरी होनी चाहिए। पहले साम्राज्य थे, जैसे पोप का साम्राज्य, कोई फिक्स टेरिटरी नहीं होती थी, साम्राज्य बहुत घटते बढ़ते रहते थे, कोई फिक्स नहीं थे। हालांकि इसने भी विस्तारवादी नीति का तो समर्थन किया, लेकिन एक फिक्स टेरिटरी की भी बात उसने, टेरिटोरियल स्टेट, यानी कि स्टेट को कैसे पहचाना जाए, उसकी बाउंड्रीज के आधार पर पहचाना जाए कि ये देश यहाँ से यहाँ तक है, और जो कि पोप से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि पोप का कोई कंट्रोल उस पर नहीं होगा। पहले पोप का राज्यों पर बहुत कंट्रोल होता था। तो ये जो आइडियाज़ दिया मैकियावेली ने, ये भी एक आधुनिक विचार था, और इसलिए इसको आधुनिक विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। फिर उसने इंडक्टिव मेथड की बात की और हिस्टोरिकल मेथड, दो मेथड आएंगे यहाँ पर। इंडक्टिव मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दो मेथड होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव होता है पहले जनरलाइज चीज़ को करना, फिर पर्टिकुलर का व्याख्या करना, उसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। इंडक्टिव मेथड पहले विशेष चीज़ों का निष्कर्ष निकालना और फिर जनरलाइज चीज़ पर होना। जैसे एक आदमी का स्टडी की, भाई एक क्षेत्र में देखा यहाँ के लोग जाति से प्रभावित होते हैं, जाति के आधार पर वोट डालते हैं, दूसरे क्षेत्र में देखा, तीसरे में देखा, चौथे में देखा, अगर हर जगह ये बात पाई गई तो हम ये विश्लेषण कर सकते हैं, हम ये एनालिसिस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि व्यक्ति जाति से के आधार पर वोट डालते हैं। इस तरह का जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इनको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। डिडक्टिव मेथड जो होता है, उसमें हम पहले ही निष्कर्ष निकाल देते हैं कि लोग जाति से प्रभावित होकर वोट डालते हैं, और फिर हम एक एक व्यक्ति को कहते हैं इसने भी डाला, इसने भी डाला। तो इस तरह की जो पद्धति अपनाई जाती है उसको डिडक्टिव कहते हैं। इंडक्टिव मेथड को साइंटिफिक मेथड माना जाता है, इसके निष्कर्षों को ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। तो अरिस्टोटल ने भी इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया था, इसलिए उसको भी वैज्ञानिक विचारक कहते हैं, और मैकियावेली ने भी इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया था, इसलिए उसको पहला आधुनिक वैज्ञानिक विचारक कहा जाता है राजनीति में। दूसरा जो मेथड इसने अपनाया वो था हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड, जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जो हिस्ट्री की घटनाओं का, इवेंट्स का एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। जैसे उसने देखा कि मोनार्की अध्ययन किया, भाई अलग अलग राज्यों का वहाँ पर मोनार्क हुए थे, उन्होंने मजबूती से शासन किया, और उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि मोनार्की जो है वो एक मजबूत राज्य की स्थापना करती है। तो इस तरह से हिस्ट्री की घटनाओं के आधार पर हिस्ट्री में उसने देखा कि लोग ऐसे ऐसे स्वार्थी थे या अपॉर्चुनिस्ट थे, उनको कंट्रोल करने के लिए राजा ने इन साधनों का सहारा लिया, ये मेथड अपनाया उनको रेगुलेट करने के लिए, उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालना। मैकियावेली ये दावा करता है कि उसने हिस्टोरिकल मेथड को अपनाया, यानी कि जो भी उसने निष्कर्ष निकाले हैं वो हिस्ट्री को एनालिसिस करके निकाले गए हैं। हालांकि बहुत से आलोचक ये भी इसको स्वीकार नहीं करते, वो कहते कि निष्कर्ष पहले निकाल लिए और उनको जस्टिफाई करने के लिए हिस्ट्री में घटनाएं ढूंढी गई और उनको उसके साथ जोड़ दिया गया। लेकिन इंडक्टिव मेथड और हिस्टोरिकल मेथड ये मॉडर्न मेथड माने जाते हैं, आज के आधुनिक विचारकों के ये मेथड हैं, तो इसलिए इस आधार पर भी इसको आधुनिक विचारकों की श्रेणी में हम रखते हैं। इम्पोर्टेंस टू मेटेरियल मोटिव्स एंड इग्नोर एथिकल फैक्टर्स, उसने नैतिक, हमने जैसे
प्रिंस को जो सजेशन दी उसमें हमें साफ साफ दिखाई देता है उसने एथिकल्स की बात बिल्कुल एक साइड में रख दी, खासकर प्रिंस के लिए, आम जनता के लिए नहीं, कि उसको नैतिकता के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा मॉडर्न एज में ही हुआ था। आज वास्तविकता, इसको व्यवहारवादी या यथार्थवादी विचार जो कहते हैं, क्योंकि यथार्थ में शासक ऐसा ही करते हैं जैसी उसने सलाह दी है। तो यथार्थवाद का अध्ययन किया था, इसके आधार पर भी उसको आधुनिक विचारक कहा जाता है। और उसने मेटेरियल मोटिव्स की बात की थी, यानी कि जो इस जीवन में लोगों को जो संपत्ति चाहिए, सत्ता चाहिए, सुख चाहिए, उसी पर चर्चा की थी, उन्हीं का अध्ययन किया था। उसको परमात्मा को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, या जीवन मरण से छुटकारा पाना, इस तरह की बातों का, या देवी देवता कैसे होते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन चीज़ों का उसने विश्लेषण नहीं किया, जो कि मेडाइवल एज में मुख्य रूप से किया जाता था। बल्कि जो मेटेरियल मोटिव्स हैं, लोगों की धन संपत्ति प्राप्त करने की, सत्ता प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है, जो लालसा है, उसी पर अपना फोकस रखा और उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया। तो ये भी आधुनिक युग की ही देन है। आधुनिक विचारक सिर्फ मेटेरियल मोटिव्स का ये देन करते हैं और पारलौकिक या दैवीय शक्तियों को स्टडी पॉलिटिकल साइंस में नहीं करते। सेपरेट एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, उसने नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया। प्लेटो जैसे विचारक नैतिकता पर बहुत जोर देते थे। मेडाइवल एज में भी चर्च की नैतिकता का बहुत बोलबाला था, लेकिन इसने पहले कहा कि पॉलिटिक्स और एथिक्स अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। एथिक्स अलग स्टडी है, पॉलिटिक्स की स्टडी अलग है। यूटिलिटेरियन एटीट्यूड टुवर्ड पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी, उसने चर्च का विरोध किया था, लेकिन उसने धर्म का विरोध नहीं किया था। उसने कहा था कि नैतिकता का प्रयोग राज्य को मजबूत बनाने के लिए, या धर्म का प्रयोग राज्य को मजबूत कराने के लिए, लोगों के व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए, या राजा अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इनका प्रयोग कर सकता है। ये उससे इस मायने में अलग नहीं है। तो यूटिलिटेरियन एटीट्यूड था उसका, यानी कि उसको इसलिए नहीं धर्म को कि उसके पारलौकिक सत्ता में या देवी देवताओं में या अलौकिक शक्तियों में विश्वास है, इसलिए वो धर्म को नहीं मानता, बल्कि इसलिए मानता है कि उसका प्रयोग राज्य को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। जैसे सोशियोलॉजी में इमैनुएल डुर्खीम जो धर्म की सामाजिक व्याख्या करता है कि समाज के हित के लिए समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है धर्म, उसको एक सांसारिक व्यू में उसको जोड़ के देखता है, लौकिक घटनाओं से जोड़कर धर्म को देखता है, अलौकिक घटनाओं की बजाय। तो इसी तरह की मैकियावेली भी ये बात कहता है। स्टेट एज ए सेकुलर इंस्टीट्यूशन, स्टेट को सेकुलर इंस्टीट्यूशन बोलता है, जो हम पहले ही बता चुके। जो सेकुलर स्टेट की बात है कि राज्य जो है उसका धर्म अलग चीज़ है, धार्मिक मामलों में धार्मिक विषयों का शासन नहीं करेगा, धार्मिक विषय उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो भी धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये भी उसने कहा एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन में। तो ये कुछ बातें थी जिनके आधार पर जो है एरिस्टोटल को एक आधुनिक मॉडर्न पॉलिटिकल, आधुनिक जो राजनीतिक चिंतक जो कहा जाता है, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, इन्हीं आधार पर कहा जाता है। तो अब हम ये सारी बातें पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि मैकियावेली के विचारों में कमियां क्या क्या है, या उसकी आलोचना हम देखते हैं। एक तो सबसे पहला तो इनकंसिस्टेंट इन एजम्पशन अबाउट द नेचर ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य के स्वभाव के बारे में जो उसकी एजम्पशन है वो इनकंसिस्टेंट, तो विरोधाभासी है। जैसे कि उसके विचार में जब हम शुरू में देखा तो प्रिंस में जो उसके विचार है और डिस्कोर्सेज जो बाद की किताब लिखी थी उसमें जो विचार, उनमें इनकंसिस्टेंसी यानी कि सामंजस्य नहीं, एक दूसरे के विरोधी। वहाँ रिपब्लिक को अच्छा बताता है, वहाँ मनुष्य के स्वभाव को भी अच्छा मानता है, दूसरा तरफ वो उनसे स्वभाव को झगड़ालू और अवसरवादी व्यक्ति के रूप में उसका चित्रण करता है। तो इनकंसिस्टेंसी है आदमी के नेचर के बारे में, उसकी क्या आदमी का नेचर कैसा, कभी किसी तरह का बताता है, कभी किसी तरह का बताता है। हाईली सुपरफिशियल आइडिया फेल टू बिल्ड अप ए प्रॉपर पॉलिटिकल थ्योरी, उसके विचारों में वो गहराई देखने को नहीं मिलती जो हमें बाद के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हॉब्स लॉक में देखने को मिलती है, रूसो में देखने को मिलती है। वो गहराई इसमें देखने को नहीं मिलती, बल्कि जस्ट घटनाओं का एक सुपरफिशियल जो ऊपरी जो लोग देखते हैं, समझते हैं,
जो ऊपरी तौर पर देखते हैं उन्हीं का चित्रण किया है, उन्हीं की व्याख्या मैकियावेली ने की है। रॉन्ग टू जनरलाइज ह्यूमन नेचर, उसने ह्यूमन नेचर को जनरलाइज कर दिया, भाई सभी आदमी ऐसा ही होते हैं, जबकि सभी व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा नहीं होता। आदमी दयालु भी होते हैं, आदमी परोपकारी भी होते हैं, आदमी निस्वार्थ भाव से भी काम करते हैं। तो ये, जबकि उसने सिर्फ एक पहलू देखा है आदमी के नेचर का, ह्यूमन नेचर का, कि स्वार्थी, हालांकि कुछ स्वार्थपन भी होता है इंसान के व्यवहार में, कुछ अवसरवादिता भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरे व्यक्ति मदद भी करता है, उसके अंदर भगवान ने दया की भावना भी दी है, या कुछ लोगों में भावना ज़्यादा भी है औरों से। तो ये जो जनरलाइज कर दिया भाई ह्यूमन नेचर ऐसा है जो उसने चित्रण किया, जबकि वास्तव में ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है, ऐसा भी है लेकिन ऐसा ही नहीं है। दूसरी तरह की अच्छाई जो मनुष्य के स्वभाव की हैं उनको मैकियावेली ने इग्नोर कर दिया है। एंड्स नॉट जस्टिफाई द मीन्स, ये बात भी बिल्कुल उचित नहीं है कि आप गलत साधन अपनाएं, हत्या करके या धोखाधड़ी देकर कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहे तो लक्ष्य अपने आप में ठीक होगा। साधन भी उचित होने चाहिए। महात्मा गांधी ने जैसे कहा था, उचित साधनों के बिना हम उचित लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करने की बात करता है मैकियावेली, हालांकि सिर्फ शासक के लिए करता है और व्यक्तियों के लिए नहीं, वो उचित नहीं है। उनके आधार पर मैकियावेली की सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती है। अनडू इम्पोर्टेंस टू द रोल ऑफ फोर्स, उसने शक्ति के प्रयोग पर ज़्यादा जोर दिया। उसने जैसे कहा था कि यदि प्यार, लोगों का प्यार और लोगों के भय में से एक चीज़ लेनी हो तो उसको भय जरूरी है, यानी कि शासक वर्ग का भय जरूर होना चाहिए जनता में, और शासक को शक्ति के आधार पर या फोर्स के आधार पर लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके विचारों में फोर्स को ज़्यादा महत्व दिया है, ताकत का इस्तेमाल करने पर ज़्यादा जोर दिया है। लोगों को निर्ममता के साथ कुचलना, विरोध को कुचलना या शक्ति से लोगों को डराना धमकाना, इस पर ज़्यादा फोकस करता है मैकियावेली अपने विचारों में। तो इम्पोर्टेंस तो होता है फोर्स का एक शासक के लिए, एक सरकार के लिए, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसने दे दी है फोर्स को, मतलब राज्य को। एग्जीरेटेड द रोल ऑफ द रूलर इन मोल्डिंग द मोरल रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल, राज्य के जो शासक है उसकी भूमिका को लोगों के नैतिक जीवन को बदलने के लिए या धार्मिक जीवन को रेगुलेट करने के लिए उसने ज़्यादा ही शासक को ज़्यादा ही छूट दे दी है, ज़्यादा ही शक्तियाँ दे दी हैं। नैतिक अनैतिक सभी साधन अपनाने की, शक्ति का खुल कर प्रयोग करने की कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर शासक को उसने अधिकार दिए। हालांकि ये सभी बातें उसकी प्रिंस किताब में लिखी हैं, बाद में उसके विचार कुछ चेंज थे डिस्कोर्सेज में, और प्रिंस किताब पर यह भी आरोप है कि उसने जो उस टाइम का शासक था, जो लोरेंजो जी मेडिसी, उसको ही समर्पित की थी और उसको प्रभावित करने के लिए और राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए उसने वो किताब लिखी थी। इंटरेस्ट ऑफ द रूलर एंड सिटीजन नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल, ये कई विचारक जो तानाशाही शासन का समर्थन करते हैं वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि शासक और सिटीजन के इंटरेस्ट में कोई टकराव नहीं है, कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। शासक के इंटरेस्ट और जनता के इंटरेस्ट अलग अलग भी हो सकते हैं। उनको एक मानना एक किस्म से राज्य के तानाशाही स्वरूप को बनाना होता है, जो कि मैकियावेली ने किया है। सर कंट्राडिक्शन है उसके विचारों में। मोनार्कियों रिपब्लिकन का गुणगान जो करता है, रिपब्लिकन को अच्छा बताता है, बेस्ट फॉर्म बताता है, उसको आइडियल फॉर्म मानता है, लेकिन दूसरी तरफ मोनार्की का समर्थन करता है। अपने सारे लेखन में, सारे अपने जो पॉलिटिकल जो उसका फिलॉसफी है, राजनीतिक चिंतन है, उसमें वो पूरे में मोनार्की को बढ़ावा देता है, लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि रिपब्लिक सबसे बेस्ट फॉर्म है, सबसे आइडियल फॉर्म है। तो इस तरह उसके विचारों में जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है शासन के प्रति। कई बार ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन को सिर्फ एक आइडियल रूप में, एक विचारों में
देता वास्तव में उसको अच्छा नहीं मानता है, वास्तव में अच्छा मानता तो उसके बारे में भी कुछ बातें और लिखता है, उसको स्थापित करने का प्रयास करता। जबकि उसने तो अपने सारे ही चिंतन में मोनार्की को या मोनार्क कैसे मजबूत बने, कैसे सत्ता बनाए रखे, कैसे अपना शासन सुरक्षित रखे, इसी पर ज़्यादा सोचने में, इन्हीं बातों पर सोचने में उसने अपना ज़्यादा वक्त लगाया। उसके सारे जो पॉलिटिकल फिलॉसफी हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इन आधारों पर हम देखते हैं कि मैकियावेली की आलोचना भी की जाती है। पहला आधुनिक विचारक, पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली को कहा जाता है। इसके विचारों को अनैतिकता का समर्थन भी माना जाता है और मैकियावेलियन एक शब्द जुड़ गया है जो इस चीज़ को के लिए एक सिंबल बन गया, जो धूर्त और कपटी लोग होते हैं या कपट का सहारा लेते हैं, आजकल जो पॉलिटिकल लीडर्स जो इन बातों का सहारा लेते हैं, उनको मैकियावेलियन के रूप में संबोधित किया जाता है। हालांकि उसके जो विचार जो थे, डिस्कोर्सेज में जो विचार हैं, उनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। जैसा कि प्लेटो में भी हम देखते थे कि उसके जो रिपब्लिक में जो आइडियाज़ थे उनको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। बाद में उसके विचार जो बदल गए थे स्टेट्समेंट्स और लॉज में, उनको ज़्यादा नहीं किया गया। ऐसे ही मैकियावेली के साथ भी है, डिस्कोर्सेज के जो आइडियाज़ जिसमें वो रिपब्लिक स्टेट की भी बात करता है उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, बल्कि मेन विचार जो है जो पढ़े पढ़ाए जाते हैं वो प्रिंस में जो उसके आइडियाज़ हैं उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। हालांकि अनैतिक थे लेकिन यथार्थवादी विचारक था मैकियावेली, और जो यथार्थ में जो होता था और जो आज भी यथार्थ में होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है। राजनीति में शासक या नेता वैसा ही करते हैं जैसा मैकियावेली कहता है कि शासक को ऐसा करना चाहिए मजबूत बनने के लिए। उन सभी सिद्धांतों का भले ही कितने भी आलोचना हो, अनैतिक कहा जाए, लेकिन फॉलो सरकारें, शासक या नेता फॉलो उन्हीं विचारों को करते हैं जो कि मैकियावेली ने दिए। चलो ये मैकियावेली के साथ ही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।